नमस्कार। पॉडकास्ट विद प्रीति के एक और खास एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज जो हमारे साथ हस्ती है, जो शख्सियत है, वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं बता दूं, हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा जी। और जिस तरह से लोगों की सेवा ये करते हैं, उसकी तो क्या ही बात करें। ये कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीता हूँ, उन गरीबों के लिए जीता हूँ जो ज्यादा कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। फिलहाल आज बहुत सारी बातें इनसे करनी है। काफी समय से हमें इंतजार था कि हम अपने पॉडकास्ट में इन्हें लेकर के आए। फाइनली आज हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बड़ी उपलब्धि इस बार इनके नाम जुड़ी है, उसके लिए आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पॉडकास्ट विद प्रीति के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले तो प्रीति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया है। अभी बहुत जल्दी है, अभी कुछ देर बाद इन्हें यहाँ से निकलना है, तो जल्दी जल्दी से मैं बातें शुरू करती हूँ और अपना जो पॉडकास्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत यहाँ से करें। जो अचीवमेंट, जो उपलब्धि अभी सुनील शर्मा जी के नाम जुड़ी है, आप उसके बारे में बताएं कि इनके एक स्टूडेंट जिनको काफी समय से, लगभग 5 वर्षों से प्रशिक्षण देते हैं, मैराथन में ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। और इनकी वो स्टूडेंट है, उसके बारे में आप बताएं कि वो गेम्स अभी जो फिलहाल हुई हैं और आजकल न्यूज़पेपर्स में पूरे इंडिया में वही चला हुआ है, उसके बारे में बताएं कि कब से कब तक वो प्रतियोगिता चली, कहाँ पर वो हुई थी, और वो बताएं आप। शायद मेरे लिए और एक खिलाड़ी के लिए और एक कोच के लिए इससे सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता है। 23 फरवरी का दिन मेरे लिए बहुत खास था। वो खास इसलिए था कि एक भागीरथी जो मेरी स्टूडेंट है, जी उसने जो हमारी इंडिया के अंदर एक नेशनल मैराथन होती है, जो बहुत बड़ी मैराथन है और जी एक जी जो जी, सपना रहता है उसको जीतने का। जीतने का और बिल्कुल। वो एक ऐसी मैराथन है जहाँ से आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हो ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, साउथ एशियन गेम के लिए, एशियन गेम के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उसके साथ साथ मेरे एक दो स्टूडेंट और थे, रोहित और देव। उन्होंने टाटा अल्ट्रा मुंबई में, एक ने फर्स्ट पोजीशन और दूसरे ने सेकंड पोजीशन ली। तो वहां शायद पर एक, भी आपके ही स्टूडेंट आए यस, थे। मतलब एक कोच के लिए और एक गुरु मेरे के लिए लिए इससे बड़ी इससे बड़ा, बात जो है हाँ, वो नहीं हो सकती इससे है। बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि एक दिन में 3 स्टूडेंट्स और वो पोडियम फिनिश कर रहे। और एक तो भागीरथी ने जो पोडियम फिनिश किया है और जो उसने टाइम ब्रेक किया है, आई थिंक जो दिल्ली मैराथन होती है उसका जो कोर्स रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया है। अपने आप में एक बहुत और बड़ा बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड। बनाया और है। इतनी छोटी कम उम्र में और इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि मैं जो बाकी खिलाड़ियों के मैं बारे में अगर बताना चाहूंगा तो उनको 8-8 10-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। हम्म। और बहुत बड़े नाम है उन लोगों के। जैसे एक अभी निर्मला बैन, जिसको अभी टाटा मुंबई मैराथन में भी फर्स्ट पोजीशन थी जिनकी। और अभी जब काफ़ी सारी मैराथन हुई थी तो आई थिंक टाटा मुंबई मैराथन के बैक टू बैक 2 बार के चैंपियन थे वो। हम्म। उस लड़की को हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। क्योंकि जब आप, अगर आप देखोगे, जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे खिलाड़ी से, मानो अगर मेरा टाइम 2 घंटे 58 मिनट है और सामने वाले का टाइम 2 घंटे 50 मिनट है, तो एक साइकोलॉजी आपके ऊपर प्रेशर होता प्रेशर है, रहता यस, है बिल्कुल। कि यार उसका 250 टाइम है, मेरा 258 है। 8 मिनट आप जब पीछे होते हो, वो 10 मिनट का बैरियर तोड़ना और उस लड़की को हराना जो ऑलरेडी 2 बार की चैंपियन रह चुकी चैंपियन हो, है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। और शायद एक कोच के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि उनका स्टूडेंट्स, हर एक कोच, हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका जी जी बच्चा, जी। उनका स्टूडेंट्स हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। कोई भी गुरु हो, वो चाहता है कि यही बड़ी गुरु दक्षिणा होती है जब उसके बच्चे, उसके विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह से चमकते हैं। फिलहाल मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि सुनील शर्मा जी गरीब बच्चों को, या जो असमर्थ होते हैं, या जो खिलाड़ी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा, टैलेंट छुपा होता है, वो किसी कारणवश घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए ये जो है वो कोचिंग देते हैं, उनको प्रशिक्षण लेते हैं। और इसी तरह से ये बच्ची मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आम परिवार से आते हैं, जिनके परिवार ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर, क्योंकि स्पोर्ट्स को हमने देखा है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कितने और स्टूडेंट्स हैं जो अभी आप जिनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, अब वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और कितने मैं खुद वर्षों भी से एक, आपने। मैं अपनी कभी अपने आप को कोच नहीं मानता, मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ और अभी मैं उम्र भर कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। और शायद हम कभी भी मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि लाइफ लॉन्ग तक हमने कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सीखना है जी। जब कोविड आया था इस देश पे, इस देश में क्या, पूरे पूरे विश्व पे आया विश्व था, में जी। एक मुसीबत की जो घड़ी थी, तो उस टाइम मैंने एक मुहिम चलाई थी लोगों को फिट रहने के लिए। मैं खुद होटल में रह के, मैं नाहन कबीरा होटल में रुका हुआ था। और वहाँ से हमने लोगों को खाना बांट रहे थे हम, ताकि कोई लोग भूखे न रहे। हम्म। तो हम एक चैरिटी के लिए काम कर रहे थे और उसमें बहुत सारे, आशुतोष गुप्ता जी और भी बहुत सारे लोग मिलके इस मुहिम में काम कर रहे थे।
तो उस दिन मैंने लोगों को एक मैसेज दिया था कि आप घर में बैठ के योगा करें या कुछ भी आप एक्सरसाइज करें या अपने छत के ऊपर आप रनिंग करें या क्योंकि उस सीढ़ी। समय सभी यस, घरों में ही रहते थे। तो वहाँ से हमने शुरू किया। जब थोड़ा सा लॉकडाउन में हिदायत दी गई थी और लोगों को फिटनेस के लिए कहा गया था कि आप वॉक कर सकते हो, तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। मेरे पास 300-400 बच्चा था नान के अंदर, हम्म, जो कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो आर्मी के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए हम्म, तैयारी कर रहे थे, कर रहे थे। और कुछ ऐसे थे जिनको खिलाड़ी बनना था। तो वहाँ से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ था कोचिंग देने का। वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काफ़ी सारे लोग जो फ़ोन पे या ऑनलाइन भी पूछते रहते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और लॉकडाउन के बाद ही और 2000 उससे पहले भी मैंने इंडियन आर्मी को भी ट्रेनिंग दी थी। मेरे पास काफ़ी सारी 16 राजपूत, फॉर 1 GR, 21 मैक और काफ़ी सारी टीमें जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जी। और शायद मेरा ये सौभाग्य है कि जो देश की रक्षा करते मुझे उनको सर्व करने का मौका मिल रहा है। अभी आर्मी में भी एक मेरा स्टूडेंट है, सुंदर नाम है उसका। उस वहाँ पे भी डीप की बहुत सारी टीमें आती है, 20-25 टीम होती है डीप की। वो भी फर्स्ट आया था। तो शायद ये साल और ये 1-2 महीना, मेरी फरवरी का महीना स्पेशली मेरे लिए बहुत लकी रहा कि मैक्सिमम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर या ब्राउन्ज लेके आ रहे हैं। काफी वर्षों से खुद भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आती है? स्पोर्ट्स से आप कैसे जुड़े हैं? क्योंकि आप सिरमौर के एक छोटे से ग्रामीण इलाके से स्वयं भी आते हैं, तो वहां पर स्पोर्ट्स का ज्यादा वो भी नहीं है कि बहुत सारी अपार संभावनाएं भी वहां पर नहीं है। तो आप स्पोर्ट्स से कैसे जुड़े हैं और कितने साल आपको हो गए हैं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं काफ़ी सारी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और जो अल्ट्रा में पहला मेडल हमने ही दिलाया था इंडिया को, ब्राउन्ज मेडल। और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिल्कुल। पर बड़ा दुख होता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए स्पेशली अपने हिमाचल से कह लो या अपने सिरमौर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे सिरमौर में कोई भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। जो अगर आप चाहते हो कि आपको एक खिलाड़ी तैयार करना है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए, चाहिए। बिल्कुल मैं चाहिए। बहुत बार सरकार से ये बात भी रख चुका हूँ और मैं आपके माध्यम से भी ये बात रखना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हो कि भारत ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में मेडल लेके आए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा उन देना लोगों को। पड़ेगा, आपको सही खिलाड़ियों को कहा। सुविधा देनी पड़ेगी, आपको उनको जॉब के साथ साथ, क्योंकि हम भारतीय क्यों खेलते हैं? ताकि मेरी जॉब लग जाए। पर मैं कहूंगा ये कि एक मेंटालिटी यस, अक्सर क्योंकि रहती है हम अधिकतर ऐसे लोगों में। मध्यम या गरीब परिवार से आते हैं कि जहाँ पे हमारे पास खाने के लिए भी खाने पैसा नहीं होता, बिल्कुल। और एक खिलाड़ी बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पैसा लगता है कि आपको फिजियो की जरूरत होती है, आपको डाइटिशियन की जरूरत होती है, आपको डाइट की जरूरत होती है, आपको बिल्कुल, किट की बिल्कुल, जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर मैं शूज की बात करूँ तो हमारा एक एक शूज 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का आता है। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको अगर अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आप मान के चलिए कि 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ आपका डाइट का डाइट का खर्चा होता सबसे बड़ा रोल है, अगर आप डाइट है। नहीं यस, लेंगे तो स्वस्थ तो आप इन नहीं। क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं नहीं चाहता कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है कि उनको ये स्ट्रगल करना पड़े, या जो हमें नहीं मिल पाया या जो हम नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे, अगर जो मेरे स्टूडेंट है वो अगर ओलंपिक में भारत के लिए मेडल दिला के आते तो मैं समझूंगा शायद वो मेडल मैं ही लेके आया। और सिरमौर गौरव पुरस्कार सहित बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अवार्ड हैं जो सुनील शर्मा जी ने अपने नाम किए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत बार भारत का प्रतिनिधित्व विश्व भर में कर चुके हैं, और बावजूद इसके आज भी अक्सर आपसे जब मुलाकात होती है आप कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए दिल दुखता है कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। सरकारें प्रयास तो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं करती हैं, लेकिन कमियां कहाँ रहती है? क्या चीजें इंप्रूव करने की शायद जरूरत हमारे है? जो स्थानीय नेता है उन लोगों को या तो स्पोर्ट्स की समझ नहीं है या वो विकास करना नहीं चाहते। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव का जो, अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए या तो धर्मशाला जाना पड़ता है या मुझे उत्तराखंड या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, जो मेरे गांव का ग्राउंड है, मैं कहता हूं कि वो विश्व का सबसे सुंदर ग्राउंड बन सकता है, और इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप वहां पे एक नहीं 2-2 ग्राउंड तैयार कर सकते हो। बट इतने सालों से उसके लिए पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे समझ नहीं आता है। आज भी उस ग्राउंड की बदतर हालत है। जब मैंने वो आवाज उठाई थी, जब वहां पे अभी किसके माध्यम, जो ठेकेदार थे उनके थ्रू काम किया जा रहा था, मैंने इवन की एसडीओ को भी वहां से कॉल करके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, और मैंने उनको कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो ये काम कर रहे हो। अब मुझे लगता है कि शायद जो ग्राउंड तो बहुत बड़ी बात होती है, पर जो मेरे गांव का ग्राउंड है उस पे उन लोगों ने पत्थर के ऊपर ग्रास लगा दिया। उनको ये समझ नहीं है कि ग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है, या मैंने जब उनसे कहा, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो एक बड़े शर्म की बात है कि अगर एक एक्सेल लेवल का बंदा ये कह रहा है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप ये काम लेते क्यों हो? या जब आपको, मैं नहीं कहता कि हर इंसान को नॉलेज होती है, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, उनके थ्रू आप उसमें काम करवाइए। आप किसी को भी टेंडर दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना है। पर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ग्राउंड का ग्राउंड, मेरे घर का ग्राउंड अगर बन रहा है, मेरे गांव का अगर ग्राउंड बन रहा है,
वो अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना जो चाहिए। सदियों तक जितने भी खिलाड़ी हैं वो हमेशा याद रखेंगे मुझे एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है। हम्म, ना तो उसका लेवल है, अगर आप देखोगे बरसात में उसमें पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है उसका, अगर एक एथलीट उसमें भागेगा तो उसका पाँव कभी भी ट्विस्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो पता नहीं कब हमारे स्थानीय नेता सुधरेंगे और कब इन लोगों को समझ आएगी कि एक स्पोर्ट्स, अगर आप चाहते हो कि हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स में जाएं, देखो एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखोगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दोस्तों अगर नशा पालना है तो आप खेल का नशा पालें, देशभक्ति का नशा पालें, समाज सेवा का नशा पालें, पढ़ाई का नशा पालें। और अगर आप चाहते हो कि हमारा युवा जो आज की डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है नशा, आप देखोगे हर दिन कोई ना कोई हमारा यूथ नशे की जकड़ में आ रहा है, या चाहे कुछ भी कह लो, उनको अगर इन चीज़ों से दूर रखना है तो आपको उनको स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स में जाए तो उनको उस अच्छी लेवल की सुविधा सुविधाएं देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी जी। आपको उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, आपको अच्छे कोचेस देने पड़ेंगे, डाइटिशियन देने पड़ेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट देने पड़ेंगे और अच्छे ग्राउंड देने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगी, सुनील शर्मा जी हजारों लाखों किलोमीटर पैदल भागकर पैसे एकत्र करते हैं और वो पैसे गरीब महिलाओं बच्चों के लिए देते हैं, उनके इलाज के लिए देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए देते हैं। तो सुनील शर्मा जी, ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा, आपके मन में ऐसा क्यों विचार आता है कि अपने शरीर को इतना कष्ट देकर आप भागते हैं, पैसे एकत्र करते हैं उन लोगों की मदद के लिए? आज के समय में हम देखते हैं किसी के पास एक दूसरे के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं जब पीजीआई में काम करता था और मैंने जब वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, वो अपना इलाज कहाँ से करवाएंगे। और अगर अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा करप्शन और जो सबसे बड़ी धांधली होती है वो आज की डेट में मेडिकल लाइन में होती है। मैं इनकी जड़ों तक घुस चुका हूँ और मुझे पता है कि एक किस कैनून, तरह की जॉब करते थे आप? मैं मार्केटिंग जॉब करता था और मेरा अच्छा खासा पैकेज था और मुझे मुंह मांगी सैलरी भी दी जा रही थी। कंपनी ने कहा कि आप जॉब छोड़ के मत जाइए, आप जो कहोगे हम वो सैलरी आपको देने के लिए तैयार हैं। जॉब छोड़नी क्यों पड़ी आपको? जॉब मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी कि जितना करप्शन मेडिकल लाइन में उतना कहीं पे नहीं है। बहुत दुख होता है जब एक मजबूर इंसान, देखो खुशी से कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता है, बिल्कुल सही। जब एक इंसान जो मुसीबत में होता है हॉस्पिटल में जाता है, जो मतलब देखो अगर मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में होता है तो शायद मैं कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि अपने को मरता कोई नहीं देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा या अपने जिस्म का कोई अंग बेचना पड़ेगा, हम्म, मैं वो भी बेच दूंगा। तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं पैसे होता है। नहीं। मैं अगर बात करूं मेडिकल लाइन की, तो टर्निंग पॉइंट वो टर्निंग लाइफ का पॉइंट जहाँ हिट किया आपके यस, दिल को, वो वहां कौन पे सा था? बहुत सारे लोग थे। फिर हमने एक मुहिम चलाई कब की थी, बात है ये ये? 2013 में मैं जब मास्टर्स कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, 2013 और 14 में मैं मास्टर्स कर रहा था इवनिंग कॉलेज से वहां से। तो मैं डेली हम जाते थे ब्लड डोनेशन के लिए। एक लड़की थी, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, वो हमारे रेणुका जी थी। उनका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और 19 साल की वो लड़की थी, उनको कैंसर हुआ था। और जिस पेशेंट को कैंसर होता है उनको ब्लड बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो उनको हर 10 दिन या एक महीने में 2-3 बार ब्लड चढ़ता था। दुर्भाग्य था कि उनका नेगेटिव था और ए नेगेटिव बड़ा रेयर मिलता है। बिल्कुल। अगर हम ए बी नेगेटिव की बात करें तो अगर हम 333 लोग यहाँ पे तो सिर्फ एक इंसान का नेगेटिव होता है। तो बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप उस लड़की का था। मेरा एग्जाम चल रहा था और मैं सेकंड सेम के मेरे एग्जाम थे, मुझे उस दिन एग्जाम छोड़ना पड़ा और मुझे दोबारा एग्जाम में एंटर नहीं करने देगा और आज तक भी वो मेरा मास्टर्स वैसे का वैसे रह गया। पर शायद वो जो भी होता है कि ऊपर वाला अच्छाई के लिए करता है। आपका ये नेगेटिव है? नहीं, मेरा एक नेगेटिव नहीं है। आप क्यों एग्जाम छोड़ करके गए वहां मैं से? इसलिए गया क्योंकि मुझे उस लड़की के लिए, क्योंकि मैं ब्लड डोनेशन करवाता था, मैं खुद भी अभी तक ऑलमोस्ट 28 मतलब बार अपने ब्लड का अरेंज करना था हाँ कहीं 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मैं हर डिपार्टमेंट में हर एक सिंगल आदमी से मिला, बट एक यूनिट ब्लड नहीं मिला 15,000 लोगों में से। तो फिर हमने उस दिन डिसाइड किया था कि हम एक एनजीओ बनाएंगे और जितना भी हो सकेगा हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। कैसे अरेंज किया आपने? कितना समय लगा आपको ये मुझे बहुत समय लगा, ऑलमोस्ट सुबह से शाम हो चुकी थी और बड़े मुश्किल से ब्लड अरेंज हुआ। बट दुख इस बात का था क्योंकि 15,000 लोगों से मिलने के बाद भी वहां से एक यूनिट ब्लड नहीं मिला। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने फिर एक लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना ब्लड ग्रुप उसको जरूर, ताकि बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें। अभी भी आप कई बार लगाते हैं? मैं हमेशा लगाता हूँ, जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो ब्लड का जरूर लगाता हूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए। जी। क्योंकि देखो रक्तदान एक ऐसा दान है जो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दान होता है, और ये भगवान की एक ऐसी देन है कि हर 3 महीने बाद हमारा नया ब्लड बनता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट, जब मैं बाबा रामदेव से मिलने गया था तो मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे। अब मैं बहुत बड़ा फैन था बाबा रामदेव जी का और मैं चाहता था कि मैं स्वदेशी को प्रमोट करूं। पर जब मैं वहां पे देखा कि एक पेशेंट जो उनके वहां पे 10 सालों से सेवा कर रहे, उसका इलाज नहीं वो लोग करवा रहे, तो मुझे क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे।
फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनके साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। मैंने वहाँ से अनाउंस किया था कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं आपका इलाज करवा सकूँ। एक डिम्पल लेडी थी उन्ना की, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, उनकी दोनों किडनियाँ खराब थी। तो मैंने वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट की थी, जो बहुत सारे लोग थे बेचारे जो मुझसे मिलने के लिए आए थे, सेल्फी खिंचवाने के लिए आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इन लोगों की हेल्प करो, और जो भी आप, मैं नहीं कहता कि आप करोड़ों में या लाखों में डोनेट करो, हज़ारों में डोनेट करो। इस देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है। अगर हर एक इंसान सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये, 5 रुपये कुछ भी डोनेट करता है, वो किसी की हेल्प हो जाएगी और वो जेब पे भी किसी के भारी नहीं पड़ेगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहीं पे जितने भी जो लोग थे 15-20 हज़ार रुपये उन्होंने इकट्ठा किया, उतने से उनका कुछ नहीं होना था। मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकूं। भगवान ने मुझे एक गुण दिया है कि मैं भाग सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए रन करूंगा, लोगों से अपील करूंगा, और जो भी वहां से डोनेशन आएगी, लोगों ने काफी अच्छा खासा आपको यस, समर्थन भी मैं दिखाया अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा। सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लोगों को आशीर्वाद और इतना प्यार मिलता है कि मैं जब भी रन करता हूँ, अभी तक टिल डेट हम मोर देन 2 करोड़ की चैरिटी कर चुके हैं एनजीओ के माध्यम से, रन के माध्यम से। उसमें बहुत सारा लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारा सहयोग, बहुत सारा प्यार मिलता है, और 1000 पेशेंट जिनको हम अभी उनका इस इलाज एनजीओ चल के रहा माध्यम है। से फायदा पहुंचा चुके, इलाज जी। करवा चुके। 27 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर पेशेंट, जो मेजर डिजीज पे लाखों में खर्चा आता है। छोटे मोटे तो हम वो काउंट ही नहीं करते, जी जो जी 10-20 हज़ार या 50 हज़ार जी के आसपास होता है। पर जो मेजर डिजीज होती है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांस, ये जो बहुत सारे पेशेंट हैं। और जो हमारा एनजीओ का नाम है, मैं वो भी जरूर यहाँ पे आपको बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहूंगा। और रन के नाम से ही हमने स्टार्ट किया था, जी। और जिसका रन, राष्ट्र उज्जवल निर्माण, आर से राष्ट्र, यू से उज्जवल, एन से निर्माण, उसका हमारा मेन मकसद है कि जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए हम फंडिंग करते हैं। जो कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है उसके लिए हमारे एनजीओ के माध्यम से जितना भी हो सके, पर जो हमारा प्राइमरी है वो हेल्थ का है। हेल्थ का है। तो उसके लिए हमने काम किया, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी है, विजय जी है, और एक प्रिंसिपल रिटायर हमारे रेणु दादी जी दादा, से बहुत सब बड़ा परिवार बन चुका है उस एनजीओ का। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे लोग आपसे ऑल इसके इंडिया नहीं, माध्यम इसमें से 16 जुड़े हुए कंट्री हैं। अभी फॉलो कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि जब मैंने वो नाहन में एक रन किया था ट्रेडमिल पे 24 घंटे का, तो उसमें 90,000 लोग उसको लाइव देख रहे थे। और पाकिस्तान से एक मैसेज आया था कि मिस्टर सुनील, वी आर बिग फैन ऑफ यू, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए। वहां से पैसा तो नहीं आया था, यूएस से पैसा आया था, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आया था, कनाडा से पैसा आया था, इवन कि नेपाल से भी पैसा आया था। तो लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया समर्थन था। दिखाया और है। उम्मीद करता हूं कि मैंने एक प्रॉमिस भी किया है, आज भी कहता हूं कि जब तक सुनील शर्मा की सांसें चलेगी, जब तक सुनील शर्मा की टांगे चलेगी, तब तक सुनील शर्मा लोगों के लिए काम करता रहेगा। और सुनील उम्मीद शर्मा करता हूं जी, कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। खेल कोई भी हो इतना आसान नहीं होता है, और कई बार लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, उसके पीछे का जो तप होता है, संघर्ष होता है, वो शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। तो सुनील शर्मा ने अपने खेल के लिए, अपने जीवन के लिए या लोगों की सेवा के लिए कहाँ कहाँ अपने जीवन में समझौते किए हैं, किन किन चीजों के साथ आपने सेक्रीफाइस किया है? बहुत सी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पहले तो मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे खुद के घर वालों ने मुझे कह दिया था कि हमारा बेटा पागल हो गया है, हमारा भाई पागल हो गया है, कि अच्छी जाहिर सी वाली, बात है, सब यही हाँ, कहते हैं। कि अच्छी वाली जॉब किस लिए छोड़ रहा है, हम्म। रनिंग करने के लिए। और जब मैंने कहा था कि मुझे ये रन करना है चंडीगढ़ टू रेणुका लेक, वो 127 किलोमीटर का मेरा सबसे लॉन्गेस्ट पहला रन था, तो सबको लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है। बट वो, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने हार्ड वर्कर हो, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। शुरू में आपकी आलोचना भी बहुत हुई कि जिस तरह से आपने कहा पागल है, इस तरह से भागना, ये सब चीजें। तो शायद शुरू में ये, उस फेज को कैसे पार किया? क्योंकि हमने देखा है जब हम स्ट्रगलिंग टाइम में होते हैं, उस टाइम पे आलोचना होती है तो बहुत ज्यादा हिट कर जाती है। जब तो आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब शुरू में उस चीज को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम कोई असंभव सा काम करने की ठानते हैं, तो अब कई बार हमारे भी मन में आता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद बट अगर हम लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है। मैंने आज तक, आपने कैसे फेज पार किया? वो उन आलोचकों को कैसे जवाब दिया? कैसे मैंने उस टाइम अपने भाई को भी यही कहा था कि शायद मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकूंगा और ना मेरे पास कोई जवाब है, बट जब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तब मैं सब लोगों से बात करूंगा। मतलब आप भी हमारी तरह ज्यादा कहने में ज्यादा विश्वास नहीं यस, रखते, मैं कर करने में दिखाने में विश्वास करता ज्यादा हूँ। विश्वास वही रखते मैंने हैं। भागीरथी से भी कहा था, जब मैं उत्तराखंड इनके गाँव गया था। एक मेरे दोस्त है विक्रम जी, और एक मेरा स्टूडेंट है कलम बिस्ट। तो विक्रम ने कहा कि मेरा एक कजन ब्रदर है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है और आपसे मिलना चाहता है, और प्लीज़ आप हमारे उधर चले जाओ। मैंने कहा, अब उस कोविड का ही दौर था, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था। फिर मैं उनके गाँव गया था। तो जब मैं उत्तराखंड में गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसी जगह पे जहाँ मुझे कोई नहीं जानता और एक अननोन जगह पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा ऐसा वेलकम होता है कि ढोल नगाड़े, बैंड बाजाए, फूल मालाओं के साथ स्वागत होता है। मेरे गेस्ट हाउस के बाहर जब मैंने सुबह देखा, बहुत सारे लोग आए हुए थे गाँव के, और उन्होंने कहा कि पूरा गाँव आपसे मिलना चाहता है और प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। तो मैं जब बोले कि पूरा वेलकम जब उन्होंने किया ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजा के साथ, फूल मालाओं के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो वहाँ पे जो कृष्णा जी है, बहुत सारे गांव के प्रधान थे, उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करो। तो बोलते कि हमारे गांव के बच्चे भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और एक ये इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है। तो सच बताऊं तो वहाँ की रोड की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, और शायद अभी बहुत कम समय हुआ है जो वहाँ पे अब अच्छी सुविधा मिल रही है। ना मिलने हॉस्पिटल लगी की है। सुविधा है, ना अच्छे रोड की सुविधा है, ना और जो भी बेसिक नीड्स होती है नहीं मिलती है वहाँ पे। मैं जब रनिंग के बारे में, अपने लाइफ के बारे में उनको बता रहा था, तो एक भागीरथी वो बच्ची रो रही थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कौन है, छोटी सी बच्ची, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जैसे होता है ना स्लम का बच्चा, वैसे काली पीली सी और ऐसे कपड़ों में। मैंने कहा ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसको आप खड़ा कीजिए। तो जब सबने बोला कि गाँव सर ये भी टूर्नामेंट्स में जाती है, स्कूल में अच्छा करती है, बट यहाँ पे गाइडेंस की कमी है, और ना अच्छी किट है, और एक मतलब गरीब परिवार से बिलोंग रखती है। मतलब वहां उस तरह की मेंटेलिटी है ही नहीं है कि आप हाँ। नेशनल लेवल पे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मुझे एक बार आपके साथ भागना ही मेरा सपना है। मैंने कहा मैं 1 महीने के लिए अभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, आप एवरी डे आ जाओ। जब मैंने देखा कि उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि रन कैसे करना है, या शूज कैसे डालने चाहिए, या डाइट क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए रनिंग का, बट जो गांव के बच्चों में एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ नेचुरल बिल्कुल। स्ट्रेंथ जो होती है, हाँ जी। क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे 8,000 फीट के हाइट पे इनका गांव है, और अच्छी खासी वहाँ पे एलिवेशन है, और बहुत टफ लाइफ होती है। तो वहाँ पे 30-30 40-40 किलो का वजन उठा के लोग 3-3 बिल्कुल 4-4 बिल्कुल। किलोमीटर जाते हैं, तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते। तो फिर मैंने कहा कि आप अपना सामान बोरिया बिस्तरा पैक करो, आपका पढ़ाई लिखाई और जहां तक भी आपको खेलना है, आपका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और इनके घर वो वाले, कहते हैं कि हीरे की जो परख है वो जोहरी को ही होती है, तो हजारों बच्चे आपको तो मिलते हैं, तो आप कैसे ये परख लेते हैं कि हाँ इसमें कुछ कैलिबर शायद है, जो इसमें कुछ जिद्दीपन, जो पागलपन, जो जुनून मेरे अंदर था, वो मैंने उस बच्चे के अंदर देखा था। देखा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जब वो लड़की को मैं अपने साथ लेके आया था, तो उससे जब हम वर्कआउट करते, एक सिटअप्स, एक पुशअप, प्लैंक तो छोड़ो, शीर्षासन भी छोड़ो, अब वो मुझे चैलेंज करती है कि आप आ जाइए। उसके अंदर जो एक पागलपन, एक जो जुनून था कुछ करने का, वो एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। तो वो मैंने उस बच्ची के अंदर देखा था कि मुझे लगा कि नहीं, अगर इसको सही गाइड मिलेगी तो ये कुछ कर सकती है। देखो जिद्दी होना बहुत जरूरी है, बट बिल्कुल। अच्छे काम के लिए। इसके लिए नहीं, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आप जिद्दी इसके लिए मत बनिए कि घर वालों से आप लड़ जाइए कि मुझे पैसा चाहिए नशा करने के लिए। आप जिद्दी बनिए अच्छे काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, या देशभक्ति के लिए। वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर। तो जो मुझे लगा, तो मैंने वो देखा, और उसका आज रिजल्ट भी आ रहा है। सुनील शर्मा जी लगातार कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए। अब आगे क्या करने का इरादा है, हाँ, अभी क्योंकि आप बहुत, अपने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मैं माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि बहुत से अभी लोग हैं जिनको शायद ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए एक फिर से चैरिटी रन करना चाहूँगा। जो हमारा एनजीओ है, अभी टचवुड एलआईसी की तरफ से भी हमें ऑफर आया है कि जो आप काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम आपको एक एम्बुलेंस गिफ्ट करना चाहते हैं। तो जो मेरे पहाड़ों में शायद इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, हम बहुत एक हाई फाई एम्बुलेंस यहाँ पे लेके आने वाले। उठाकर कई किलोमीटर तक मरीज किलोमीटर को भी, और लेके जो हमारी जाते जो हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस है वो बहुत नॉर्मल सी है। नॉर्मल अगर है। आपको वेंटिलेटर चाहिए, उसके अंदर डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, इतनी तो सुविधाएं है ही नहीं। है ही नहीं यहाँ पे। और स्पेशली पहाड़ों में जरूर होना है। वैसे तो यहाँ पे हेली की सुविधा भी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है कि ताकि इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। या तो आपके पहाड़ों में ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए कि जहाँ पे अगर कैजुअलिटी अगर होती है कि तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिले। जब अगर सपोज करो हमारे सिरमौर के दूर दराज के क्षेत्र में कहीं अगर हादसा होता है, अगर उनको चंडीगढ़ पहुंचाना हो, तो तब तक तो वैसे ही पेशेंट दम तोड़ दे। तो हम चाहते हैं कि हम लगे रहेंगे, कोशिश है हमारी, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप हमारे इस एनजीओ को सपोर्ट करें, हमारे एनजीओ के साथ जुड़ें। बहुत जल्दी हम एक रन करने वाले फिर से उन लोगों के लिए जो अपना इलाज नहीं करवा पाते। सिरमौर से आप आते हैं, सिरमौर के लोगों का कितना समर्थन और कितना प्यार है? बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत समर्थन मिलता है। मैं जब भी रन करता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि मैं जब धूप में या बारिश में रोड पे भागता हूँ तो लोगों का इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिलता है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूँ। आपके लिए स्पोर्ट्स क्या मायने रखता है? मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको जो लड़ना सिखाती है ज़िंदगी से। जो ज़िंदगी में हार मान जाते हैं उनको स्पोर्ट्स करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि 101% अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा नशे से दूर रहे, आप उसको स्पोर्ट्स में डालें। अगर आप चाहते हो कि कोई फिजिकली वीक है, आप उसको स्पोर्ट्स में डालें। तो अगर स्पोर्ट्स हम मेरे लिए बहुत स्पोर्ट्स की मायने बात रखता करते हैं तो पूरे इंडिया में आप देखते होंगे आज गांव-गांव में, गली मोहल्ले में क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। जाती मैं है। किसी भी गेम के खिलाफ नहीं होता हूँ। खिलाफ नहीं, खिलाफ तो हम भी नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच सामने देखा, 50 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे, और बाकी जो स्पोर्ट्स है वो थोड़े कहीं ना कहीं शायद पीछे इस हट रहे हैं। ऐसा देश क्यों का है? और बाकी खेलों का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे क्रिकेट को भगवान माना जाता है। आप किसी भी स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट मत कीजिए कि बाकी सारी गेम्स, हमारी
जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेम है वो भी हॉकी नहीं वो दिखाई कहीं विलुप्त देते हो रही है। कहीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब हमारी कुछ लड़कियां शायद मेडल लेके आई थी ओलंपिक में या कहाँ पे लेके आई थी, उनको ऑटो में वापस आना पड़ा। क्रिकेटर अगर कहीं भी जाते तो उनको इतने मान सम्मान के साथ इतना पैसा बरसाया जाता है कि जो मैं नहीं कहता, मैं खुद भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं हमेशा मैच देखता हूँ, हमेशा क्रिकेट लेकिन खेलता ये हूँ। शायद कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ियों के साथ अन्याय अन्याय है। है। सरकार को चाहिए कि आपको सबको पैरेलल में लेके चलना बिल्कुल। चाहिए और आपको हर गेम को प्रमोट करना चाहिए। मैं किसी भी गेम के, ना मैं कबड्डी के खिलाफ हूँ, ना मैं क्रिकेट के खिलाफ हूँ, ना मैं और चीजों के खिलाफ हूँ, बट आपको हर चीज को साथ लेके चलना उनका पड़ेगा। मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता है। यस, जिस तरह से सुविधाओं का भी बहुत डिफरेंस है, हम पैसों का भी बहुत अगर डिफरेंस देखा है। जाए तो एथलेटिक में हम बहुत पिछड़े हुए थे, हम्म। बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी ओलंपिक में हमारे मेडल्स आ रहे हैं, चाहे नीरज चोपड़ा की बात हाँ करूं, चाहे जी। मीराबाई चानू की बात करूं, या मनु भाकर की मनु बात करूं, भाकर। या और भी बहुत सारे खिलाड़ी। और अभी हाल ही में जो गुलबीर एक लड़का है जिसने पूरे सनसनी फैला रखी पूरी दुनिया में, यूरोपियन को, केनियन को, जो हर जगह उनको धूल चटा रहा है। और अभी उस लड़के ने जो पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में, कि उस लड़के ने 12 मिनट 59 सेकंड में 5 किलोमीटर रन किया है। और सेकंड पोजीशन थी उनकी यूएस के अंदर, जहां पे हम कभी टॉप 20 टॉप 50 में भी नहीं आते थे। तो अगर सरकार खिलाड़ियों को प्रमोट करेगी तो 101% हमारा देश ऐसा देश है, युवाओं का देश है, जो ओलंपिक में बहुत सारे मेडल ला सकता है। क्या आपको कभी क्रोध बहुत ज्यादा आता है, अग्रेसिव हो जाते शायद हैं? खिलाड़ी के अंदर क्रोध तो होता ही है बहुत, शायद मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला क्या हूँ, वो मुझे बहुत लाजमी है? शायद लाजमी नहीं है, वो मेरे लिए ही ज्यादा घातक है, क्योंकि जितना हम गुस्सा करेंगे, जितने काम रहेंगे, उतना अच्छा होता है। वो हम अपना ही और नुकसान काम करते हैं। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आजकल का युवा खासतौर पर छोटी छोटी चीजों आजकल पे का जो, अग्रेसिव हो जाना, यस, स्ट्रेस में आ जाना, गुस्सा हो जाना, लड़ाई झगड़े पे उतर आना, ये चीजें नॉर्मल सी हो गई है। तो वो नहीं, कामनेस मैं शायद कैसे उतना लाए? गुस्से वाला तो नहीं हूँ कि किसी का सिर फोड़ दूं या किसी का नुकसान कर दूं। मैं अपना नुकसान कर सकता हूँ, पर मैं सामने वाले का कभी नुकसान नहीं कर आजकल सकता। समाज में चीजें आज का ज्यादा जो खान पान है, है हमारा, गर्मापन यस, एकदम से हो जाता है। आजकल का जो हमारा खान पान है और लाइफस्टाइल जो है, उससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके अंदर। अगर उस पर हमें काम करना है तो हमें योगा सेंटर खोलने पड़ेंगे, मेडिटेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे, सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा पेरेंट्स को। पेरेंट्स सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि उसका बच्चा क्या कर रहा क्या है, कर वो रहा है? नशा कर रहा है या क्या कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सरकार को इसमें स्पेशली योगा सेंटर खोलने पड़ेंगे, आपको मेडिटेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे। जब सुनील शर्मा जी को कभी स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं फ्री टाइम मैं में? सच बताऊं तो जब मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, या तो मैं रन करने निकल जाता हूँ और पूरी भड़ास अपनी रन पे निकालता हूँ, या कहीं ऐसे एकांत शांत जगह में चला जाता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा मेरे को सुकून संगीत मिले। सुनते हैं? संगीत बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं। किस तरह का? संगीत तो मेरी लाइफ है। अगर मैं सच बताऊं, अब मैंने रनिंग करते हुए संगीत छोड़ दिया है। और युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप जब अपना वर्कआउट करते हो, आप संगीत ना सुने, क्योंकि हम जब हाईवे पे रन करते तो हम ईयरफोन लगा के चलते, बहुत बिल्कुल, से हादसे काफी होते हैं। लोग अगर इस आप तरह से संगीत देखे सुनना हैं। चाहते हो अपने घर में बैठ के, जब आप एक्सरसाइज करते हो या कहीं आप एक जगह बैठे होते हो, वहां पे आप जरूर संगीत सुने, क्योंकि मैं खुद भी एक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और मैं संगीत के बिना नहीं रह सकता। बट मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप रन करते हुए, आप साइकिलिंग करते हुए या बाइक चलाते हुए प्लीज ईयरफोन मत लगाएं, आप संगीत ना सुने, क्योंकि इससे बहुत सारे हादसे होते हैं। अब लोग ये भी पूछेंगे कि सुनील शर्मा जी विवाह कब करेंगे? शायद ये तो एक मिस्ट्री होगी। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कब करूंगा। बट ये कि हाँ, शादी जो मेरी रनिंग से जरूर हो गई है, क्योंकि मैं रनिंग से इतना प्यार करता हूँ कि मेरी जब तक सांसें चलेगी, जब तक टांगें चलेगी, मैं रनिंग करता रहूंगा। और अपने युवाओं को भी ऐसे ही प्रेरित करता रहूंगा कि आप देश के लिए खेलें, अपने फैमिली के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनका नाम रोशन करने की जरूर खेलें। लास्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव कैसे रहें? पॉजिटिव, देखो, हर एक इंसान के माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती है। अगर आप ज्यादा यस नेगेटिविटी की ओर हम आकर्षित होते आकर्षित हैं। होते हैं, तो उस समय हमें कीप काम रहना है और कोशिश करनी है वो कि, कैसे काम रहे, कैसे मैं रहे? तो सच बताऊं तो मैं जब भी नेगेटिव होता हूं तो मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूं, अच्छी अच्छी चीजें अच्छी देखते अच्छी हैं। चीजें देखता हूं, और जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, और मैं जब देखता हूं कि यार मैंने उस समय में ये किया था और लोगों का इतना प्यार मिला था, इतना आशीर्वाद मिला था, तो उससे मैं बड़ा पॉजिटिव हो जाता हूं। मैं जब जिंदगी से हार मान जाता हूं कि नहीं यार मुझे इंजरी हो गई या मैं खेल नहीं पा रहा हूं, मैं फिर से अपनी पुरानी वीडियो देखता हूं, उससे मैं अपने आप को फिर से मोटिवेट करता हूं, या ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ता हूं जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होते हैं हमारे लिए, या जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया होता है। मैं स्पेशली बताऊं तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। मैं आर्मी की क्या बहुत, लिखना पसंद करते हैं आप? मैं लिखना नहीं पसंद करता हूँ। मैं लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद करता। शायद लोगों को अजीब भी लग रहा होगा, पर मैं मूवी देखना बहुत पसंद करता हूँ, मैं संगीत सुनना बहुत पसंद करता हूँ। मैं यूट्यूब पे सर्च मारता हूँ उन लोगों को जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, चाहे वो कोई भी मूवी हो स्पोर्ट्स की या कोई भी देशभक्ति मूवी हो, तो उनको मैं जरूर देखता हूँ, उनको मैं जरूर सुनता हूँ। अच्छा, आपने वो तो सुना होगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है।
बुलंदियों पर पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जब लोग उस बुलंदी तक पहुंच जाते हैं तो अपने आप को वहां स्टेबल कैसे रखें, वो ऑरा उसको मेंटेन कैसे रखें, क्योंकि कई बार छोटी सी अपॉर्चुनिटी आते ही हम लोग कई बार हो जाता है ईगो ये या बहुत एटीट्यूड अच्छी बात की आपने चीजें पूछी। मैं हर एक समाज में इंसान है। को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इगोइस्ट मत बनिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ईगो आ जाता है समझ लो उसका पतन शुरू हो गया। कैसे अगर हम्बल, कैसे डाउन टू अर्थ रहें। हम्बल डाउन टू अर्थ तो ऐसे रहना चाहिए। अगर मैं सच बताऊं तो मैं आजकल प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनता हूँ। हम लोग कुछ भी नहीं है, पूरी हम जो दुनिया कर रहे उन्हें हैं हम बहुत कुछ ज्यादा भी। पसंद मैं करती अभी है। हाल ही में उनसे मिल के आया हूँ, मुझे सौभाग्य है ये मेरा कि मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य जी। प्राप्त हुआ। और मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को, विराट कोहली ने इतनी बड़ी बात कही कि जो ऊपर वाला है ना, इसने सब जो डेस्टिनेशन है ना हमारे, वो पहले से ही तय है। तय है। जी। हम कुछ भी नहीं है, ये तो सब जो करने कराने वाला ऊपर वाला है। फिर भी हमें हम्बल रहना है। और हमने तो खैर कुछ भी नहीं किया है, बट जो बहुत बड़े बड़े महान महान लोग हुए वो भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि डाउन टू अर्थ रहिए। आप छोटी मोटी सक्सेस से आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े विद्वान बन गए हो। इससे बड़ा उदाहरण, रावण से बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। रावण से विद्वान दुनिया में कोई नहीं था। उसका भी अंत हो गया सिर्फ अहंकार उसके टूटा अहंकार उनका की भी। वजह से। जी। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हम चाहे जिस भी मर्जी मुकाम पे पहुंच जाए, कभी हमें अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए। कभी अपने जो हमारे पेरेंट्स है, भाई बहन है या गाँव रिश्तेदार लोग हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी दिल की बात जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ पॉजिटिव रहें, हम्बल रहें और जितना हो सके आप अपने नशे से दूर नशे से रहें। दूर रहें। अपने देश के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति लगाव रखें, इस मिट्टी से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो दोस्तों, मैं आप सभी से जल्द मिलती हूँ नई शख्सियत और नई हस्ती के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।